ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रे में रखी चीजों को देखकर अनिका हैरान रह गई। उस ट्रे को देखकर अनिका एक पल के लिए अपने ही ख्यालों में खो गई थी, पर अगले ही पल वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अनिका ने उस कांस्टेबल को आगे बढ़ने से रोकते हुए पूछा, ये क्या है आपके हाथ में? कांस्टेबल अनिका के सवाल को सुनकर हैरान रह गया। वो अपने सामने खड़ी अपनी सीनियर लेडी इंस्पेक्टर की ओर देखने लगा। इंटेरोगेशन रूम के अंदर जो लेडी ऑफिसर अनिका को इंटेरोगेट कर रही थी, उसने अपनी रिपोर्ट लिखने के बाद एक फाइल अपने जूनियर ऑफिसर के हाथ में रखी और इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे से बाहर निकलकर अनिका के पास आकर कहा, अरे मैडम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये आपका घर नहीं है जहां आप अपने नौकर पर जिस तरह चाहे हुक्म चला सके। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर अक्सर सवाल पुलिस किया करते हैं। आप तो हम ही को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती हैं। इतना कहने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका को देखने लगी। उसकी बात सुनने के बाद अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। अनिका के हैरान परेशान चेहरे को देखते हुए उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अनिका बार बार ट्रे में रखी चीजों को गौर से देख रही थी, जिसे देखकर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिका से पूछा, क्या हुआ मैडम, इस तरह से क्यों देख रही हैं आप इन चीजों को? आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जब उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि अनिका के चेहरे से हैरानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तब उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को दाल में कुछ काला नजर आया। इसलिए अनिका के पास जाकर अनिका के कंधे पर हाथ रखकर उस लेडी इंस्पेक्टर पुलिस ने अनिका से पूछा, क्या हुआ मैडम, आप बताएंगे? क्या आपने इन चीजों को पहले कभी देखा है? उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात का क्या जवाब देना चाहिए। अब अनिका का मन बेचैन होने लगा था। उसके मन में कई तरह के सवाल आने लगे थे। कभी अनिका को लग रहा था कि उसे लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब दे देना चाहिए, तो कभी अनिका का मन जवाब देने को नहीं कह रहा था। वहीं अनिका साफ साफ देख पा रही थी कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बैग में एक छोटी सी शराब की बोतल रखी थी और उसके बगल में उसी तरह की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में अनिका को कुछ सिगार के टुकड़े नजर आ रहे थे। अनिका को हैरानी से उस ट्रे में देखते हुए देखकर उस लेडी पुलिस का इंस्पेक्टर ने अपने सामने खड़े कांस्टेबल को जाने का इशारा किया। जैसे ही वो कांस्टेबल अपने हाथ में ट्रे पकड़कर वहां से निकला, अनिका बस हैरानी से उस कांस्टेबल के हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को देखने लगी। तभी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, देखिए मैडम, ये क्राइम सीन पर मिले कुछ सबूत है। जहां पर उस बूढ़ी औरत की बेटी की लाश मिली थी, उसी के आसपास ही शराब की बोतल और कुछ सिगार के टुकड़े मिले थे। और भी काफी चीजें मिली है हमें क्राइम सीन से, जो उस बुढ़िया के या उसकी बेटी की नहीं हो सकती। और हमने फिंगरप्रिंट के निशान, पैरों के निशान वगैरह वगैरह के सैंपल भी वहां से कलेक्ट कर लिए हैं। अब इन सारी चीजों को जांच होगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच करेंगे और इसी के जरिए हम अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए सांस ली और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और अगर सचमुच उस लड़की कुसुम के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो जल्द से जल्द हम उसके गुनाहगार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मगर सारी की सारी चीजें कानून के दायरे के अंदर रखकर ही करनी होती है। इसमें हजारों तरह की फॉर्मेलिटीज होती है, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर उस लड़की और बूढ़ी औरत के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी हुई है तो हम गुनाहगार तक जरूर पहुँच कर रहेंगे, चाहे गुनाहगार कितना भी पावरफुल और अक्लमंद क्यों ना हो। मगर वो कानून की गिरफ्त से छूटकर भाग नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद अनिका के चेहरे से परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अनिका ने अभी अभी ट्रे में जिस शराब की बोतल को देखा था, जिस तरह के सिगार के टुकड़े उस पॉलीथीन बैग में लपटे हुए नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह के सिगार के टुकड़े और ठीक उसी तरह की वाइन की बोतल अनिका ने बीती रात रोहित के कमरे में देखी थी। अनिका ने बीती रात बच्चों के साथ बच्चों के बेडरूम में गुजारी थी।
अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि रात भर रोहित कमरे में था भी या नहीं। अनिका फटी हुई आंखों से बस उस कांस्टेबल के ट्रे को ले जाते हुए देख रही थी। अब उसके मन की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, पर चाहकर भी अनिका कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे बार बार रोहित का ख्याल आ रहा था। अनिका को इस तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका के कंधे पर फिर से हाथ रखकर कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? क्या आपने इन सबूतों को पहले भी कभी देखा है? बताइए मैडम, आपको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब दे देती तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। आप बात को समझ पा रही हैं? अनिका उस लेडी इंस्पेक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका बस फटी हुई आंखों से उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को देखती रही। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर समझ गई थी कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो अनिका जानती थी। अनिका भी कानून का साथ देकर कानून को सब कुछ सच सच बताकर कानून को जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने में मदद करना चाहती थी। मगर ऐसा करने से पहले ही अनिका अच्छी तरह से इस बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी कि क्या सचमुच वो जो सोच रही थी वही सही था या नहीं। क्या सचमुच जो शराब की बोतल और जो सिगार के टुकड़े उस ट्रे में नजर आ रहे थे, ये वही शराब की बोतल थी और ये वही सिगार के टुकड़े थे जो रोहित के बेडरूम से मिले थे। अनिका बार बार अपने दिमाग को जोर लगाकर ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या दोनों सैंपल बिल्कुल मैच कर रहे थे या नहीं। अनिका को अच्छी तरह से याद था कि जब सुबह वो रोहित के कमरे में दाखिल हुई थी तब अनिका ने ठीक उसी तरह की शराब की बोतल देखी थी जो उसे उस कांस्टेबल के हाथ के ट्रे में नजर आ रही थी। हालांकि सिगार के टुकड़ों के बारे में अनिका उतनी यकीन के साथ बातें नहीं कर सकती थी। अनिका गहरी सोच में डूबी थी। तभी वो लेडी इंस्पेक्टर बार बार अनिका से पूछ रही थी, मैडम बताइए, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, अगर आपको कुछ भी पता है तो हमें साफ साफ बताइए। आपका एक स्टेटमेंट मुजरिम को सलाखों के पीछे धकेल सकता है और उस बुढ़ी औरत और बेचारी कुसुम, जिसने अब तक दुनिया जी भर के देखी भी नहीं थी, उसे इंसाफ मिल सकता है। अनिका फटी हुई आंखों से लेडी इंस्पेक्टर को बस देखती रही। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेडी इंस्पेक्टर से क्या कहे। अनिका पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि जो सिगार के टुकड़े ट्रे में नजर आ रहे थे वो वही टुकड़े थे जो उसे रोहित के बेडरूम में नजर आए थे। हालांकि शराब की बोतल के बारे में अनिका अब बिल्कुल श्योर थी। लेडी इंस्पेक्टर अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से बार बार पूछने लगी कि वो गहरी सोच में क्यों डूबी थी, वो क्या जानती थी उन सबूतों के बारे में। तभी अचानक उस लेडी इंस्पेक्टर की ऊंची आवाज सुनकर बगल के कमरे से रोहित बाहर निकला। कमरे से बाहर आते ही रोहित ने जब देखा कि वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका के साथ ऊंची आवाज में बात कर रही थी और बार बार अनिका को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी, टॉप्स, ये देख रोहित को बहुत बुरा लगा। उसे एहसास नहीं था कि ये लोग अनिका के साथ इस तरह से पेश आएंगे। रोहित से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अनिका और लेडी इंस्पेक्टर के पास जाने लगा। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी आवाज तेज करते हुए उस सीनियर लेडी इंस्पेक्टर से कहा, रुक जाइए मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी बीबी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। रोहित मारवा की आवाज ऊंची होते ही पुलिस स्टेशन में कई लोग आ गए। सभी को देखकर रोहित ने कहा, हम यहाँ पुलिस की मदद करने आए थे। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद आप लोग हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करने लगेंगे, जैसे ये जुर्म हम ही ने किया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरी पत्नी के साथ या मेरे साथ पूछताछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह बिना किसी परमिशन के हमारे साथ पूछताछ नहीं कर सकती। अब बहुत हो गया। मैंने सोचा था कि आप लोग सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग हमें को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहने के बाद रोहित आगे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जैसे ही रोहित ने अपनी आवाज ऊंची की, इंस्पेक्टर गिरीवाल भी अपने कमरे से बाहर आए और रोहित को इस तरह भड़कते हुए देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे सर, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर मुड़कर रोहित ने कहा, इंस्पेक्टर, देखिए, मैं आपकी चाल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तब से आप लोग मुझसे और मेरी पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। हम कोई चोर मुजरिम नहीं है जो आप लोग हमें इस तरह से पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। यहाँ आपकी साथी ऑफिसर मेरी पत्नी के साथ इस तरह से बात कर रही हैं जैसे कि मेरी पत्नी ने कोई जुर्म किया हो।
अपने साथी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से कहा, अरे सर क्या हुआ? ये तो बस रूटीन इंक्वायरी के लिए मैडम को अपने साथ ले गई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने ये बात कही, रोहित ने इंटेरोगेशन रूम की ओर इशारा करते हुए कहा, रूटीन इंक्वायरी के लिए किसी को इंटेरोगेशन रूम में बिठाने की क्या जरूरत है? ये बात तो बाहर ऑफिस में भी की जा सकती है। इस तरह के इंटेरोगेशन रूम में तो खतरनाक मुजरिमों को इंटेरोगेट किया जाता है। ये मत समझिएगा कि हम बिजनेसमैन हैं तो कानून और नियमों के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना कहने के बाद रोहित ने आगे कहा, आप तो खुद नियमों को मानने का दावा करते हैं, फिर आप ये कैसे भूल गए? इंटेरोगेशन करने से पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। क्या आपके पास कोई परमिशन या कोई लेटर है आप मुझे या मेरी बीवी को इस तरह से इंटेरोगेट कर सकें? यहाँ आपकी साथी ऑफिसर मेरी बीवी को मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर तब आपने कहा था कि बस रूटीन इंक्वायरी और रूटीन क्वेश्चन पूछकर आप हमें वापस भेज देंगे। मगर यहाँ तो आपकी साथी ऑफिसर मेरी बीवी पर चिल्ला चिल्ला कर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही उस लेडी इंस्पेक्टर ने रोहित की ये बात सुनी, उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर देखकर कहा, नहीं सर, बात दरअसल ये है कि उस ट्रे में रखी चीजों को। इससे पहले कि वो लेडी इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी कर पाती, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, खामोश हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी आवाज मैंने भी अंदर तक सुनी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नियम और कानून को अपने हाथ में लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो हमारे खुद के डिपार्टमेंट के लोग क्यों ना हो। हमारे पास ना तो कोई सर्च वारंट है और ना ही उनके साथ इंटेरोगेशन करने की कोई परमिशन। तुम इस तरह से मिसेज मारवा जैसी औरत के साथ कभी बात नहीं कर सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त मिसेज मारवा से माफी मांगनी होगी। अपने सीनियर इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उनसे इस तरह से बात कर रहे थे। उस लेडी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, मगर सर मैं तो। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने तुमसे क्या कहा? तुमने सुना नहीं? अभी इसी वक्त मिसेज मारवा से माफी मांगो। वो लेडी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसे जो कमांड दे दी, उसे किसी भी हालत में उस कमांड को मानकर उनके कहे का पालन करना ही था। उस लेडी इंस्पेक्टर की आंखों में अब अनिका के लिए काफी गुस्सा नजर आ रहा था। लाल लाल आंखें लिए उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका की ओर देखा और अपना सिर झुकाकर कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी मिसेज मारवा, मुझे माफ कर दीजिए। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका को सॉरी तो जरूर कहा था, मगर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ईगो को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। शायद जिंदगी में पहली बार वो लेडी इंस्पेक्टर अपने ही पुलिस स्टेशन में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। उस लेडी इंस्पेक्टर को बहुत बुरा लगा था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा और उसे इस तरह अपने ही पुलिस स्टेशन के अंदर किसी खानदानी लड़की के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। वो लेडी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित मारवा कौन था और उसकी पहुंच कितनी थी, मगर वो लेडी इंस्पेक्टर किसी से डरने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन कुछ सोचा तो था, मगर अपने सीनियर के ऑर्डर को मानते हुए उसने किसी तरह के अपने दिल पर पत्थर रखकर अनिका को सॉरी कहा। वैसे अनिका को ना तो उस लेडी इंस्पेक्टर की सॉरी की जरूरत थी, ना ही इस वक्त वो लेडी इंस्पेक्टर की बात सोच रही थी। अनिका का ध्यान अभी भी उस ट्रे में रखी फिजिकल एविडेंस पर बना हुआ था। अनिका मन ही मन काफी हैरान थी, साथ ही वो ये सोच रही थी कि आखिर सच क्या है और क्या झूठ। अनिका की कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। वो किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी। अनिका ने अपने बच्चों की आंखों में रोहित के लिए प्यार देखा था। रोहित के साथ बिताया हुआ वक्त भले ही अनिका को याद नहीं था, मगर अनिका ने कहीं न कहीं बच्चों की आंखों में वो गुजरा हुआ कल जरूर देखा था, जिसमें रोहित और अनिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। साथ ही तीनों बच्चों ने अनिका को उसके और रोहित के रिश्ते के बारे में भी बताया था। बच्चों ने ये भी बताया था कि कैसे रोहित अनिका के प्यार में पागल था और अनिका पुरानी तस्वीरों में रोहित का प्यार अच्छे से देख सकती थी। रोहित की आंखों में अनिका के लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता था। वहीं अपने बीती बातों को और अपने अतीत को पूरी तरह से भुला चुकी अनिका ने अपनी आंखों से कुसुम के घर पर जाकर कुसुम की लाश देखी थी।
कुसुम के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ था और कुसुम की बुढ़ी माँ के साथ जो कुछ भी अनिका की आंखों के सामने हुआ था, वो दृश्य अनिका कभी अपनी जिंदगी में भुला नहीं सकती थी। एक तरफ अनिका की आंखों के सामने रोहित के बेडरूम में देखी हुई वो चीजें तैर रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रे में रखी हुई वो फिजिकल एविडेंस की चीजें अनिका को नजर आ रही थी। वहीं अनिका के ठीक पीछे खड़ा रोहित अनिका की जरा सी परेशानी को देखकर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से देख पा रही थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे कि अनिका का मन दो हिस्सों में बट गया था। अनिका एक तरफ से ये सोच रही थी कि जो आदमी अनिका का पति था, उसके तीनों बच्चों का बाप था, जिसे यादाश्त होने से पहले अनिका बेहद प्यार करती थी, वो इस तरह का वहशी दरिंदा नहीं हो सकता जो कुसुम जैसी लड़की के साथ इस तरह के दर्दनाक हादसे को अंजाम दे। पर अनिका को रोहित पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं था। वो बस कंफ्यूजन में जी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या फैसला ले वो। अनिका ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी नजर उस लेडी इंस्पेक्टर की ओर गई। अनिका को जो लेडी इंस्पेक्टर इंटेरोगेट कर रही थी, वो अपने सीनियर के बर्ताव से काफी नाखुश थी। वो बस अपना सर झुकाकर खड़ी रही। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित की ओर देखकर कहा, बेकार में सर आप नाराज हो गए। मैं भी कानून को अपने हाथों में लेने वालों में से नहीं हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पुलिस मामलों की छानबीन कर रही है। हो सकता है कि ये महज एक्सीडेंट हो और ये भी हो सकता है कि एक आपराधिक घटना हो। दोनों ही सूरतों में पुलिस जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मगर हाँ, आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस मामले की तह तक पहुंचने में हमें आप लोगों की मदद की जरूरत हो तो प्लीज आप हमारी मदद जरूर कीजिएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर रोहित की तरफ देखने लगा। रोहित को अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी, पर वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर उसे दोबारा आना पड़ेगा तो फिर अनिका को भी उसे अपने साथ लाना होगा और ऐसे में अनिका को बड़ी दिक्कत होगी। इसी के साथ रोहित अपने वेकेशन के बारे में सोच रहा था, पर तभी उसे एक लड़की कुसुम का ख्याल आया और उसकी आंखों के सामने उस बूढ़ी औरत का चेहरा आ गया। ये देखते ही रोहित को मन ही मन यही लगने लगा कि वो कैसे भी करके उस लड़की के गुनाहगार तक जरूर पहुंचेगा। रोहित अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके साथ 1 मिनट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़े से बड़े मिनिस्टर को भी महीनों इंतजार करना पड़ता है, मगर सर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। भले ही मरने वाली लड़की और उसकी माँ बहुत गरीब थे, मगर गरीबों को भी जीने का उतना ही अधिकार होता है जितना अमीरों को, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इससे पहले कि रोहित इंस्पेक्टर की इस बात पर किसी भी तरह का रिएक्शन देता, इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसे बड़े लोग पैसे देकर वक्त खरीदना अच्छी तरह से जानते हैं, मगर सर मेरी आपसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त है। यहाँ बात आपके वक्त की या बिजनेस की नहीं है, यहाँ बात है 2 जानों की, और इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। कहीं न कहीं रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित के लिए मन ही मन एक इमेज तैयार कर दी थी, और वो इमेज ऐसी थी कि रोहित पैसे वाला पावरफुल आदमी था जो गरीबों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। वो पैसों को इंसानी जान से ज्यादा कीमत देता था। इसी के साथ रोहित एक घमंडी और एरोगेंट रईस आदमी था, पर असल में रोहित क्या था ये कोई नहीं जानता था। इस वक्त तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी कि रोहित कैसा था। वही इंस्पेक्टर ने रोहित के बारे में जितना कुछ भी कहा, वो सब सुनकर रोहित का मन हुआ कि वो एक बार इंस्पेक्टर को समझाए, मगर इस वक्त रोहित के पास ना तो उस तरह का वक्त था और ना ही उसे ये जरूरत महसूस हुई कि वो इंस्पेक्टर के सामने अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिखाए। तभी रोहित की नजर अनिका की ओर गई। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका जब गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब अचानक रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका से कहा, चलो हम घर चलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। रोहित ने ये बात अनिका से जरूर कही थी, मगर रोहित की ये बात इंस्पेक्टर गिरीवाल के लिए एक सख्त वार्निंग थी। रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका को पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से बाहर की ओर ले जाने लगा। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही अनिका को रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने हाथ के इशारे से उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा करने से रोक दिया। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही
इंस्पेक्टर गिरीवाल का इशारा देखा उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो मन ही मन अपना गुस्सा दबाकर रह गई। उसे इस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा था, पर वो मजबूर थी कुछ भी करने या कुछ भी कहने के लिए। रोहित और अनिका को पुलिस स्टेशन से बाहर जाता हुआ देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स निकाला और सिगरेट जलाते हुए अपने साथी पुलिस ऑफिसर से कहा, आग में उतना ही तेल डालो जो आग को बढ़ाने में काम आए। उतना तेल कभी नहीं डालना चाहिए कि आग उस तेल के बोझ की वजह से बुझ जाए। आई बात समझ में? इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनकर साथी इंस्पेक्टर हैरानी से इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखने लगी। अपने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने साथी इंस्पेक्टर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई, इस जैसे छोटे शहरों में अगर इतना हाई प्रोफाइल केस हाथ लग जाए तो यूँ समझ लो सिर्फ हमारा ही नहीं है बल्कि हमारी 7 पुश्तों का रिटायरमेंट प्लान तैयार हो जाता है। और रोहित मारवा एक ऐसा नाम है जो चेक पर किए गए एक सिग्नेचर से पूरे के पूरे शहर का रिटायरमेंट प्लान बना सकता है। इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? तुम्हारी ड्यूटी में अब कुछ ही सालों का वक्त बाकी रह गया है। अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी कुछ सोचा है? अगर इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा रखोगी तो अपने बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चों का भी फ्यूचर अंधकार में धकेल दोगी। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसका मकसद क्या था अब ये साफ हो गया था। तभी उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने आकर कहा, सर, मुझे जरूर लगता है कि ये अनिका मैडम कोई ऐसी बात जानती हो जो इस केस से जुड़ी हुई हो। लेडी इंस्पेक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल चौंक कर उसको देखने लगे। लेडी इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने उनके चेहरे पर रिएक्शन देखे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी बात जानती थी जो वो हमें कहना चाहती थी मगर कहने से डर रही थी। एक तरीके से यूँ कहा जा सकता था कि कोई ऐसा राज उनकी आंखों में छुपा था जो वह हम सबके सामने बेपर्दा नहीं होने देना चाहती थी। इतना कहकर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर शांत हो गई और इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखने लगी। अपने साथी ऑफिसर की बात सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल हैरान होकर अपनी उंगलियां अपनी दाढ़ी में फिराने लगे। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, चलो ये तो और भी अच्छा है। बड़े लोगों की यही बात मुझे बहुत पसंद है। वो अपने सीने में इतने राज लिए घूमते हैं कि अगर वह राज का पिटारा खुल जाए तो ये मान लो कि आली बाबा को खजाने से भरी गुफा मिल गई। राज जितना गहरा होगा खजाना उतना ही ज्यादा होगा। गहराने दो राज को। जब राज की गहराई बढ़ जाएगी तब हम समंदर से बेशकीमती मोती निकालने के लिए छलांग लगाएंगे। तुम रिटायरमेंट की फिक्र मत करो। रिटायरमेंट से पहले ही मैं आपको वो तोहफा दूंगा कि आप मरते दम तक मुझे याद रखेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर आगे कहा, रोहित मारवा के रूप में हमें जैकपॉट हाथ लगा है और इतनी आसानी से इस जैकपॉट को मैं अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्टर गिरीवाल की बातें समझ नहीं पा रही थी। वो हैरानी से इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखती रही। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद लेडीज इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, आप क्या करने वाले हैं? उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने होठों पर अपनी एक उंगली रखी और कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि राज सिर्फ बड़े लोग ही अपने सीने में छुपा कर घुमा करते हैं। कुछ राज हम जैसे गरीब भी अपने सीने में छुपाया करते हैं। अरे आप आम खाओ, गुठली मत गिनो। वो काम हम जैसे ऊपर छोड़ दो और फिर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कानून की कितनी इज्जत करता हूँ। कानून को कभी अपने हाथों में नहीं लेता और कानून को अपने हाथों में लेने वाले को छोड़ता भी नहीं। और इतना याद रखना, ये रोहित मारवा जैसे पावरफुल और पैसे वाले लोग सजा से नहीं डरते, सजा से मिलने वाली बदनामी से डरा करते हैं और हमें इनके इसी डर का फायदा उठाना है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मुस्कुराकर आगे कहा, 2 दिन की सजा ना मिले इसलिए ये लोग पैसा पाने की तरह बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। जितनी बड़ी सजा उतना बड़ा डर और उतना बड़ा हमारा फायदा। ये शतरंज का खेल तो अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखना, इस खेल में रोहित मारवा का इस्तेमाल करके मनाली शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आखिर हम पुलिस वालों के भी कुछ सपने होते हैं, दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, कोई हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं। बस अब हम ही को हमारे बारे में सोचना होगा। जरा हमारे डिपार्टमेंट को भी हम पर नाज होना चाहिए।
जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे तब सड़क पर खड़े ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हमारी गाड़ी की तरफ इशारा करके कहे, वो देखिए वो जा रहे हैं हमारे सीनियर ऑफिसर। किसी जमाने में हमारे पुलिस महकमे में काम किया करते थे और आज देखो कितने बड़े आदमी हो गए हैं। इस बार तो काम कुछ ऐसा करेंगे कि अपने साथियों का सिर फख्र से ऊंचा कर देंगे। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बातों को समझ नहीं पा रही थी, मगर वो इतना जरूर जान गई थी कि इंस्पेक्टर गेरीवाल किसी लंबी प्लानिंग में थे। लेडी इंस्पेक्टर को अब इतना तो यकीन हो गया था कि उसका सीनियर इंस्पेक्टर अब आगे कुछ ऐसा करने वाला है जो उसने आज तक कभी नहीं किया है। रोहित मारवा जैसे बड़े लोग वैसे भी हर रोज पुलिस स्टेशन नहीं आते थे। लेडी इंस्पेक्टर ने ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर लेडी इंस्पेक्टर जहां ये सब कुछ सोच रही थी, वहीं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतरते वक्त अनिका के कंधों पर हाथ रखते हुए रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ? तुम काफी परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। अनिका ने एक झटके से रोहित की ओर देखा और अपने कंधों से रोहित का हाथ हटा लिया। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका अब तक रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हुई थी, इसलिए शायद अनिका को रोहित का स्पर्श थोड़ा अकवार्ड लग रहा था और रोहित की ये बात समझ गया था। इसलिए अनिका ने जब उसका हाथ अपने कंधे से हटाया तो रोहित को बुरा नहीं लगा। अनिका इस वक्त मन ही मन एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बगल में चलने वाला इंसान कौन था और उसकी सच्चाई क्या थी। अनिका जब से होश में आई थी, अनिका के अतीत ने उसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। जिंदगी में नई यादें बना रही अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान के इर्द गिर्द उसकी अतीत की पूरी दुनिया टिकी हुई थी, वो इंसान कौन था और उसका असली चेहरा क्या था। एक के बाद एक लोगों ने रोहित को एक आदर्श बाप और अपनी जिम्मेदारियां समझने वाला इंसान बताया था, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई लोग थे जो कदम कदम पर अनिका को यह सबूत देने की कोशिश कर रहे थे कि रोहित जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं था। अनिका कुछ देर तक फटी हुई आंखों से बस रोहित को देखती रही। जब रोहित को ये एहसास हुआ कि अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा, क्या हुआ? मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? रोहित का सवाल सुनते ही अनिका ने रोहित के चेहरे से अपनी नजरें हटाकर अपनी नजरें झुका ली और रोहित ने अचानक ही मुस्कुराते हुए अनिका से दोबारा कहा, जानती हो, अभी अभी जिस तरह से तुम मुझे देख रही थी, ठीक उसी तरह से तुम मुझे उस वक्त देख रही थी जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। अनिका रोहित के साथ जुड़ी सारी यादें बिल्कुल भुला चुकी थी। अनिका को पता नहीं था कि वो रोहित से पहली बार कब मिली थी और उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, अनिका, हमारे अतीत से जुड़ी एक लंबी कहानी है। ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इस वक्त मैं तुम्हें अगर वो कहानी समझाना चाहूँ तो शायद तुम इतनी घबरा जाओगी कि मुझे डर है कि कहीं हमारे सुधरते रिश्तों के बीच में फिर से कोई दरार ना आ जाए। मगर चलो, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें तुम्हारे अतीत से जोड़ने के लिए ये सारी बातें तो बतानी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें हमारी पहली मुलाकात का किस्सा बताता हूँ। जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब हम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। ये सुनते ही अनिका फिर से रोहित को देखने लगी। रोहित भी अनिका को देख रहा था, पर अनिका के चेहरे पर सवाल और कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। तभी रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ अनिका, मुझे ऐसा लगा था कि तुम उन लड़कियों में से हो जो 6 साल के आर्यन को बहला फुसलाकर उसके साथ दोस्ती बढ़ाकर तुम मुझ तक पहुंचना चाहती हो। वहीं तुम्हें मैं इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि तुम आर्यन को रिया समझकर उसके साथ बात करती रही और मन ही मन ये भी सोच रही थी कि आखिर मैं बार बार तुम्हें अपने बेटे से दूर रहने की धमकियां क्यों दे रहा हूँ, जबकि तुम मेरे बेटे से कभी मिली ही नहीं थी। जब आर्यन और रिया 6 साल के थे तब हूबहू हम शक्ल के थे। तुम्हें फोटोग्राफ्स में ये बात देख भी ली है, मगर मुझे आज भी याद है जब तुम चॉकलेट आइसक्रीम लेकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी में अंदर एंटर हुई थी, तब मैंने अपने आदमियों से कहा था कि तुम्हारी पार्सल की तलाशी ली जाए। मेरे आदमी भी बिल्कुल किसी बॉम्ब स्क्वाड की तरह तुम्हारे पास पहुंचे और उन्होंने तुम्हारे पार्सल की अच्छी तरह से तलाशी ली। रोहित आगे कुछ कहता, इतने में उसने देखा कि अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। ओक अभी कुछ कहती, इतने में रोहित ने कहा,
और पता है अनिका, जब उन्हें पता चला कि पार्सल के अंदर चॉकलेट आइसक्रीम है, तब मुझे यकीन हो गया कि तुम जरूर आर्यन को वश में करने के लिए उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही हो। बस फिर क्या था, मेरा गुस्सा 7वें आसमान को पार कर चुका था। मैं तुम्हारे पास आया और सीधे सीधे तुम्हें धमकी दे डाली। मैंने तुमसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुमने अब मेरे बेटे आर्यन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जो चॉकलेट आइसक्रीम तुम रिया के लिए लाई थी, वो चॉकलेट आइसक्रीम भी हमने तुमसे छीन ली। मगर सच पूछो तो उस पूरी रात जितना गुस्सा मुझे तुम्हारे बिहेवियर पर आ रहा था, बार बार तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तुम जिस गुस्से भरी नजरों से मेरी ओर देख रही थी, बिना बोले भी तुम्हारी आंखें इतना कुछ कह रही थी मुझसे। अनिका, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं हमेशा से ही रिलेशनशिप से दूर रहना चाहता था। मैं आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर उसे अपने ही तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहता था। तुम मेरी जिंदगी में आई, उससे पहले मेरी जिंदगी में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। मगर मनाली में तुम्हारे साथ हुई मुलाकात के बाद जैसे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब हम पहली बार एक दूसरे को मिले, तब हम यह भी नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे के बच्चों के माँ बाप हैं। रोहित की ये बात सुनकर अनिका काफी हैरान रह गई। अनिका को अब तक किसी ने भी अनिका के अतीत के इस कॉम्प्लिकेटेड कहानी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता था कि अनिका और रोहित इस बात से अनजान थे कि वो दोनों एक दूसरे के बच्चों के माँ बाप थे। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाऊंगा। मैं भी तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखकर अचानक ही पुरानी यादों में खो गया। सालों पहले जिस अनिका से मेरी मुलाकात हुई थी, अचानक ही वो अनिका मेरी नजरों के सामने आ गई। मगर अनिका, सच कहूँ, तभी अनिका के दिल की धड़कनें अचानक ही तेज होने लगी थी। रोहित ने अनिका को धीरे से अपनी ओर मोड़ा और अनिका के करीब आकर रोहित ने अनिका से कहा, सच कहता हूँ अनिका, आज भी जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तब मुझे हर बार तुमसे पहला प्यार हो जाता है। इतना कहकर रोहित अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका ने जब रोहित के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो अनिका को कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें थम सी गई थी। मगर अनिका रोहित की धड़कनों को अच्छी तरह से सुन पा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रोहित की आंखों में इस वक्त एक अलग ही प्यार नजर आ रहा था। अनिका ने जब रोहित की आंखों में देखा तो एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गई, पर अगले ही पल अनिका को वो सब कुछ याद आ गया जो याद नहीं करना चाहती थी। वो सब याद आते ही अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि जिन वादों को पूरी तरह से वो भुला चुकी थी, उन यादों के बिना वो किस तरह से रोहित से वही प्यार कर सकती थी जो शायद याददाश्त खोने से पहले अनिका ने रोहित से किया होगा। रोहित के बारे में अनिका के मन में विचार काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। तभी अचानक अनिका की आंखों में खोए हुए रोहित को ये रियलाइज हुआ कि अनिका और रोहित पुलिस स्टेशन में खड़े थे। जैसे ही रोहित और अनिका पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां उतरकर बाहर निकले, तब रोहित ने देखा कि रोहित के कई लोग पुलिस स्टेशन के आसपास इकट्ठा हो गए थे। रोहित के कई सारे सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी गाड़ियों में पुलिस स्टेशन के आसपास नजर आ रहे थे। तभी अचानक रोहित के कानों पर इंस्पेक्टर गिरीवाल की आवाज पड़ी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी कमर पर पट्टा सीधा करते हुए रोहित के पास आकर कहा, अरे साहब, ये इतने सारे लोगों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे हम तो हाथों में सर्विस बंदूक लेकर खड़े हैं। आपके लोग तो हाईटेक मशीन गन लिए पुलिस स्टेशन के आसपास ऐसे खड़े हो गए जैसे वो लोग सरहद पार खड़े रहकर देश के दुश्मनों को देश के अंदर घुसने से रोक रहे थे। सर, सच कहता हूँ, आपकी सिक्योरिटी देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे गरीब देश होंगे जो आपकी जितनी सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बातें रोहित के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, इसलिए इस बार इंस्पेक्टर गिरीवाल की बातों को इग्नोर करके रोहित ने अनिका को कार के अंदर बैठने का इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही रोहित के ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और अनिका कार के अंदर बैठ गई। इंस्पेक्टर गिरीवाल मुस्कुराते हुए बस रोहित और अनिका को कार के अंदर बैठकर अपने पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए देखने लगे। कार के अंदर रोहित के बगल में बैठी अनिका अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। लकड़ी बाजार में जो कुछ भी हुआ और अनिका ने जो कुछ भी देखा था, उसके बाद अनिका इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसका मन अब ज्यादा भारी होने लगा था। वो सवालों के घेरों में घिर चुकी थी। अनिका की हालत क्या थी, ये बात रोहित अच्छी तरह से जानता था
वो अनिका के लिए बुरा भी फील कर रहा था। रोहित ने धीमी आवाज में बड़े ही प्यार से अनिका को समझाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वह काफी दर्दनाक हुआ है। चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर इंसान का इस दुनिया में आजादी से सांस लेने का अधिकार होता है और किसी ताकतवर शख्स का कोई अधिकार नहीं कि वो अपने से कमजोर को इस अधिकार से दूर रखे। मगर मेरा यकीन मानो, जिस किसी ने ये सब कुछ किया है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अनिका को समझाने के लिए रोहित ने ये बात तो कही थी, मगर अनिका के कानों पर जैसे रोहित की बातें कोई असर नहीं कर रही थी। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका खिड़की से बाहर देख रही थी। काफी देर तक अनिका खामोश रही। रोहित भी जानता था कि अनिका इस वक्त उस सिचुएशन में नहीं थी कि उसे ज्यादा सवाल जवाब किए जाने चाहिए। इसलिए अनिका को कुछ देर अकेला छोड़कर रोहित भी कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। पुलिस स्टेशन से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल 10 किलोमीटर की दूरी पर था। घाटी के रास्ते और उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से सफर भी कम से कम आधे घंटे का होने वाला था। तभी रोहित के मन में ख्याल आया, उसे एक बार बच्चों के बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए। इसलिए रोहित ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और सनी को कॉल लगाया। कुछ देर तक सनी के मोबाइल फोन पर रिंग बजती रही। काफी देर तक जब सनी ने कॉल नहीं उठाया तो रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित ने सनी का कॉल ट्राई करने के बाद एलेक्जेंडर के मोबाइल फोन पर कॉल लगाने की कोशिश की, मगर रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि कई रिंग बजने के बावजूद एलेक्जेंडर ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि एलेक्जेंडर अपने आप को आर्यन और रिया का बड़ा भाई समझता था और उस नाते एलेक्जेंडर ने अपने भाई और बहन की सुरक्षा का जिम्मा अपने सर पर उठा रखा था। एलेक्जेंडर कभी भी रोहित का कॉल रिसीव न करे, ऐसा आज से पहले नहीं हुआ था। रोहित यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया अपने गेम खेलने में इतनी बिजी रहती थी कि मोबाइल फोन पर गेम खेलने के बावजूद जब भी वो रोहित का कॉल देखती और उसकी गेम किसी इंटरेस्टिंग स्टेज पर होती तो वो रोहित का फोन कॉल इग्नोर करके अपने पहले गेम पूरी करती और उसके बाद ही रोहित को कॉल बैक किया करती थी। मगर एलेक्जेंडर और आर्यन ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। इससे पहले कि रोहित आर्यन को कॉल लगाता, रोहित के कानों पर अनिका की आवाज पड़ी। अनिका ने धीमी आवाज में रोहित से पूछा, क्या तुम पहले से शराब पीते हो? अनिका की यह बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही अनिका ने उसे इस तरह का सवाल क्यों पूछा था। अनिका के इस सवाल ने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रोहित काफी देर तक सोचता रहा, पर फिर उसे जब समझ नहीं आया तो उसे लगा कि अनिका ने अगर कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब देना रोहित का फर्ज था, खासकर तब जबकि एक बीवी उसकी यादों से अपने पति के साथ बिताए सारे पल गायब हो चुके थे और जब वो दोबारा अपने पति को पहचानना चाहती थी। अनिका की बड़ी बड़ी आंखें रोहित पर टिकी हुई थी। अनिका बड़ी ही बेसब्री से रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर रोहित उसके सवालों का क्या जवाब देगा। वैसे तो रोहित ज्यादा शराब नहीं पीता था और ये बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी, मगर याददाश्त खो चुकी अनिका जानना चाहती थी कि आखिर रोहित शराब पीता था या नहीं। रोहित को मन ही मन सोचकर इस बात पर भी हंसी आने लगी कि एक पत्नी जो उसे पति के चेहरे तक को भूल गई थी, मगर आज भी ऐसी हालत में वो पत्नी अपने पति की बुरी आदतों के बारे में जानना चाहती थी। वैसे अनिका काफी फॉरवर्ड थिंकिंग वाली लड़की थी और अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित हर चीज को लिमिट में करना अच्छी तरह से जानता था। मगर आज जो अनिका रोहित के सामने बैठी थी, उसे ये नहीं पता था कि रोहित रेगुलर शराब का सेवन नहीं करता था। अनिका का सवाल सुनने के बाद रोहित के चेहरे पर जो परेशानी नजर आ रही थी, वो परेशानी अनिका अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि रोहित अनिका को क्या जवाब देगा। पहले तो अनिका ने सोचा था कि वो ये सवाल रोहित से तब करेगी जब वो लोग होटल पहुंच जाएंगे, पर फिर अनिका को याद आया कि नहीं, ये सही नहीं होगा क्योंकि वहां पर बच्चे भी होंगे और उनके सामने इस तरह का सवाल करना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से अनिका ने ये सवाल रोहित से कार के अंदर बैठते हुए ही कर लिया था। अनिका ने अपनी आंखों से बीती रात रोहित के बेडरूम में शराब की बोतलें देखी थी और अब अनिका जानना चाहती थी कि आखिर रोहित उसके सामने ये बात कबूल करता भी है या नहीं। अनिका मन ही मन ये सोचने लगी थी कि अगर रोहित अनिका से झूठ बोलता है तब जरूर रोहित की असली और नकली चेहरों की बात सच हो सकती थी। रोहित का जवाब सुनने के लिए अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी।
अपने अतीत को भुला चुकी अनिका अपने वर्तमान और अपने भविष्य के साथ जुड़ी सबसे अहम कड़ी का सच जानने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, पता नहीं चल रहा है तुम पत्नियां किस मिट्टी की बनी होती हो। यादाश्त खो चुकी हो मगर पति पर शक करना भूल नहीं पा रही हो। इतना कहकर रोहित अनिका को देखने लगा। रोहित का जवाब सुनकर अनिका उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गई थी। अनिका अब रोहित के आगे का जवाब सुनने के लिए तैयार थी। वो कभी नीचे की ओर देखती तो कभी रोहित के चेहरे की ओर। अनिका को ऐसी हालत में देखकर मुस्कुराते हुए रोहित ने अनिका से आगे कहा, देखो अनिका, पुरानी अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कभी कभार वाइन पीता हूँ, मगर मैं रेगुलरली शराब नहीं पीता, बस कभी कभार शराब पी लेता हूँ। और इससे पहले कि तुम कुछ और पूछो, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मैं कभी कभार सिगार भी पी लेता हूँ। हालांकि इस मामले में मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं हूँ। पुरानी अनिका इन सारी आदतों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। हाँ, बच्चे इस बारे में नहीं जानते और प्लीज तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। मगर अचानक तुमने ये सवाल क्यों पूछा? अनिका ने जैसे ही रोहित का जवाब सुना, एक पल के लिए अनिका को कम से कम इस बात की राहत महसूस हुई कि रोहित अनिका से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। न सिर्फ शराब के बारे में, मगर रोहित ने अपने सिगार पीने के बारे में भी अनिका को सब कुछ सच सच बता दिया था। अनिका को अपने दिल के एक कोने में कहीं न कहीं खुशी हो रही थी, पर बार बार उसका मन बेचैन हो रहा था। जब भी वो ट्रे में रखी उन चीजों को याद करती, अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच का पहलू कौन सा है। अभी भी अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहित को ये बताना चाहिए कि नहीं, कि वो मन में क्या सोच रही थी। सबूत के तौर पर कुसुम के घर से जो सिगार के टुकड़े और शराब की बोतलें मिली थी, वो ठीक वैसे ही थे जैसे अनिका ने रोहित के बेडरूम में दिखे थे। मगर अनिका इस कंफ्यूजन में थी कि उसे ये बात रोहित को कहना भी चाहिए या नहीं। अनिका के साथ बात करते हुए रोहित कुछ पल के लिए भूल गया था कि उसने बच्चों की खबर लेने के लिए सनी और अलेक्जेंडर को कॉल लगाने की कोशिश की थी, मगर अब तक दोनों में से किसी ने रोहित को कॉल बैक नहीं किया था। तभी अचानक से रोहित ने अपने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, ओहो, मैं अलेक्जेंडर को दोबारा कॉल करना भूल ही गया। जब रोहित को अचानक ये बात वापस से याद आई तो रोहित ने एक झटके से अपने हाथों में पकड़ा हुआ फोन फिर से अपने सामने लाया और इस बार आर्यन का नंबर डायल किया। कुछ देर तक रिंग बजती रही, मगर आर्यन ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहित को ये पूरी की पूरी बात काफी अजीब लग रही थी। रोहित को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। तभी रोहित को मन ही मन शक होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रोहित जहां बच्चों के लिए परेशान हो रहा था, वहीं गहरी सोच में डूबी अनिका खिड़की से बाहर मनाली की वादियां देख रही थी। जिन राज्यों में अनिका ने अपना पूरा बचपन गुजारा था, उन वादियों को अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। अनिका के लिए ये सब कुछ एकदम नया था, सब कुछ फ्रेश। अनिका को यही लग रहा था कि वो पहली बार इन वादियों को देख रही थी। अनिका मन ही मन कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। बच्चे रोहित का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ये बात रोहित अनिका को बताकर उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अचानक जब अनिका की नजर रोहित की नजरों से टकराई तो अनिका ने देखा कि रोहित काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। रोहित बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक अनिका को भी ये महसूस हुआ कि हो न हो रोहित के चेहरे पर ये परेशानी बच्चों को लेकर थी। इसलिए अनिका ने धीमी आवाज में रोहित से पूछा, बच्चे ठीक तो है ना? अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित चौंककर अनिका की ओर देखने लगा। अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए रोहित ने अपने चेहरे पर एक काफी सॉफ्ट मुस्कुराहट लाते हुए अनिका से कहा, हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है। बच्चों को क्या हो सकता है? बच्चों के साथ सनी है, हमारी इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम है, तुम बेफिक्र रहो। अनिका को यह कहने के बाद रोहित ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के एक सीनियर मैनेजर को कॉल लगाया। मैनेजर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रोहित ने उस मैनेजर से पूछा, मैनेजर बच्चे कहाँ हैं? सनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? रोहित की आवाज़ सुनते ही मैनेजर की आवाज़ में हड़बड़ाहट साफ नजर आने लगी। अटकती हुई आवाज़ में मैनेजर ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, सर वो सनी साहब और बच्चे नीचे पूल एरिया में गेम खेल रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए,
हमारे होटल की सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड सनी सर, सब लोग बच्चों के साथ हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजर की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक राहत की नजर आने लगी। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैनेजर से कहा, ठीक है, हम लोग कुछ ही देर में आ रहे हैं, बच्चों को खेलने दो। जैसे ही रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं? अनिका ने अभी अभी अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था, उसके बाद अनिका का दिल काफी दहल चुका था। अनिका की इमोशनल हालत अच्छी तरह समझते हुए रोहित ने अनिका से कहा, नहीं, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वो लोग पूल एरिया में खेल रहे हैं। दरअसल मैंने बच्चों को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर वो लोग मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। सनी भी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ देर तक मुझे थोड़ी सी चिंता होने लगी है। मगर अभी अभी मैनेजर ने बताया कि सभी के सभी पूल में मस्ती कर रहे हैं, और तुम तो अब तक बच्चों को अच्छी तरह से जान चुकी हो। हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। वो न सिर्फ अपना मगर एक दूसरे का भी ख्याल रखना अच्छी तरह से जानते हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम अगले 10 मिनट में बच्चों के साथ होंगे। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया और अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका को भी रोहित की बात सुनकर राहत महसूस हुई। वो अब दोबारा से खिड़की से बाहर दिखने लगी। अब रोहित भी रिलैक्स्ड नजर आ रहा था। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्विमिंग पूल एरिया के बाहर पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ सनी अपने स्विमिंग शॉर्ट में थर थर कांप रहा था। मनाली में पड़ने वाली सर्दी और शरीर पर स्विमिंग पूल का पानी, सनी की हालत बिल्कुल किसी भीगी बिल्ली की जैसे हो गई थी। सनी को देखकर रिया जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। वहीं शर्मिला के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट नजर आ रही थी। सनी के गाल पूरी तरह से लाल पड़ चुके थे। आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ये समझ नहीं पा रहे थे कि सनी के गाल किस तरह से लाल हुए थे, ठंड की वजह से या फिर शर्मिला की मुस्कुराहट देखकर सनी के गाल लाल होने लगे थे। ये बात समझना बहुत मुश्किल हो गया था। स्विमिंग पूल के ठीक बगल में एक बड़ा सा सांप सीढ़ी का बोर्ड डिजाइन किया गया था, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। शर्मिला ने एक के बाद एक 3 बार बच्चों को और सनी को सांप सीढ़ी का खेल खिलाया था, मगर हैरत की बात ये रही थी कि तीनों बार रिया सबसे पहले 100 नंबर तक पहुंच जाती थी। एक तरफ रिया उछल उछल कर डांस कर रही थी, तो दूसरी तरफ रिया के दोनों भाई आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखकर ये सोच रहे थे कि सांप सीढ़ी के खेल में टैलेंट से ज्यादा किस्मत की जरूरत होती थी। जो नंबर पड़ते थे उसी हिसाब से प्लेयर को चाल चलनी होती थी। मगर हैरत की बात यह थी कि 3 बार गेम खेलने के बावजूद हमेशा ही फेंके गए पासे रिया को ही फेवर करते थे। आर्यन और अलेक्जेंडर को लग रहा था कि उनकी किस्मत बहुत ही खराब थी। आर्यन कभी अलेक्जेंडर को देख रहा था तो कभी सांप सीढ़ी की तरफ, पर वही सनी था जो अभी भी शर्मिला की ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखें शर्मिला से हटने का नाम नहीं ले रही थी। सनी शर्मिला को देखने में इतना खोया हुआ था कि वो कांप रहा था, मगर वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। रिया उछल उछल कर डांस कर रही थी, वहीं ठंड के मारे सनी थर थर कांप रहा था। बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए शर्मिला ने एक डीजे भी बुलाकर रखा था, जो बच्चों की पसंद के वेस्टर्न सॉन्ग्स बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ा रहा था। हर म्यूजिक की बीट पर रिया डांस मूव करके अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। रिया के लिए शर्मिला ने एक मेडल भी बनवाया था। रिया को फर्स्ट प्राइज का मेडल देने के बाद शर्मिला ने रिया को एक प्रिंसेस का क्राउन भी पहनाया। अलेक्जेंडर और आर्यन ये देखकर भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि शर्मिला को पहले से कैसे पता था कि रिया ही जीतने वाली थी। अक्सर ऐसे गेम्स में प्राइज भी इस तरह से दिए जाते थे जो मेल और फीमेल दोनों के काम आए, मगर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों को इस बात से हैरानी हो रही थी कि शर्मिला ने पहले से ही एक प्रिंसेस क्राउन बनवाकर रेडी रखा था। रिया को डांस की बीट पर नाचते हुए देखकर शर्मिला ने रिया से कहा, वाओ, सचमुच तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो बल्कि काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हो। मेरी बात याद रखना, अगर तुम बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बनोगी तो न सिर्फ इस देश की बल्कि इस दुनिया की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस बनोगी। शर्मिला की ये बात सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई और रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, थैंक यू सो मच शर्मिला आंटी, आई लव यू सो मच। रिया शर्मिला को हाई फाई देकर अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगी। म्यूजिक जोर जोर से बज रहा था और म्यूजिक के ताल के बीट पर रिया भी अपने पांव थिरका रही थी।
वैसे तो आसपास खड़े रोहित के सिक्योरिटी गार्ड इस बात को लेकर काफी खुश थे कि काफी दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर इतनी मुस्कान नजर आ रही थी। रोहित का परिवार फिर से पहले की तरह खुश नजर आ रहा था, मगर साथ ही साथ वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड इस बात को लेकर भी परेशान थे कि आखिर शर्मिला की आंखें ज्यादा कमजोर थी या उसकी मैथ्स। हर बार शर्मिला ने रिया के पास से गलत गिने थे, जिसकी वजह से ही रिया हर बार गेम में सबसे पहले 100 नंबर तक पहुंच जाती थी। वहीं बेचारे सनी के पास से हर बार गलत गिनने की वजह से सनी को सांप काट लेता और सनी को ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ती। मनाली में पड़ रही ठंड की वजह से सनी का पूरा शरीर कांपे जा रहा था। साथ ही साथ सनी के दांत भी ठंड की वजह से कटकटाने लगे थे, मगर इतनी ठंड महसूस करने के बावजूद सनी बड़े ही प्यार से शर्मिला की ओर देख रहा था। वो बार बार शर्मिला को देखकर खुश हो रहा था। सनी को बस इसी चीज की खुशी थी। वहीं आर्यन और एलेक्जेंडर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो अपनी बहन के लिए खुश थे। उन्हें खुशी थी कि रिया सब कुछ भूलकर खुश होकर डांस कर रही थी। तभी एलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, देख रहे हो ये रिया किस तरह खुश हो रही है। हाँ, होगी भी क्यों नहीं, हर बार यही जीतती है। हम तो बेकार में खेल रहे थे। जब भी मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ने वाला ही होता था, तभी पासे में ऐसा नंबर आ जाता कि मुझे नीचे जाना पड़ता और मुझे सांप खा लेता। बाय द वे, मैं रिया के लिए बहुत खुश हूँ। आर्यन ने रिया को देखकर कहा। उसकी बात सुनकर एलेक्जेंडर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। एलेक्जेंडर और आर्यन गेम और उसके बाद रिया की सेलिब्रेशन में इतना खो गए थे कि उनको वक्त का पता नहीं चला। न ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अभी तक रोहित और अनिका नहीं आए थे। रिया जब सेलिब्रेट करते हुए शर्मिला को गले मिली, उसी वक्त रोहित और अनिका भी होटल के पूल एरिया में दाखिल हुए। रिया को इतना खुश देखकर पहले तो रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर फिर अचानक ही रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि रिया बहुत जल्द शर्मिला के साथ इतने घुल मिल गई थी। रिया भी बिल्कुल एलेक्जेंडर और आर्यन की तरह बड़ों के साथ प्यार से और बड़े ही रिस्पेक्ट से बातें करती थी, मगर किसी अनजान शख्स के साथ रिया हमेशा ही एक तरह की दूरी बनाए रखती थी। ना तो कभी रोहित ने और ना ही कभी अनिका ने रिया को अनजान लोगों के साथ इस तरह से पेश आना सिखाया था, मगर कहीं न कहीं ये रिया की इन बिल्ट क्वालिटी थी कि रिया जल्दी अनजान लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। रिया का स्वभाव अपने भाइयों के बिल्कुल विपरीत था और आर्यन और एलेक्जेंडर बातें कम किया करते थे, मगर जब लोगों पर विश्वास रखने की बात आती थी तो एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही लोगों पर विश्वास रखने से पीछे नहीं हटते थे। वहीं रिया बातें बहुत ज्यादा किया करती थी, मगर अनजान लोगों पर जल्दी विश्वास रखना उनकी फितरत में नहीं था। कहीं न कहीं रिया की ये क्वालिटी रोहित के साथ मैच होती थी और एलेक्जेंडर और आर्यन की क्वालिटी कहीं न कहीं अनिका के साथ मैच होती थी। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया बड़े बुजुर्गों की डांट खाने से बचने के लिए उन्हें मस्का लगाने के लिए कई बार उनसे झूठ मूठ प्यार जताया करती थी, मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि ना ही रिया को शर्मिला से कोई डर था और ना ही शर्मिला से डांट खाने की नौबत आने वाली थी रिया पर। फिर अचानक रिया इस तरह से शर्मिला के साथ घुल मिलकर बातें करना और उसे इस तरह से गले लगाना, ये सब कुछ रोहित के लिए काफी शॉकिंग था। रोहित रिया के इस बदलाव को देखकर हैरान तो था, पर कहीं न कहीं वो रिया के लिए खुश था। रोहित को इस बात की भी तसल्ली थी कि रिया और उसके दोनों बच्चे लकड़ी बाजार में हुई घटना को भूल गए थे। शर्मिला और रिया दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर रिया की जीत की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी अचानक तीनों बच्चों की नजर लगभग एक साथ अपने माँ पापा पर पड़ी। जैसे ही तीनों बच्चों ने रोहित और अनिका को अपने पास आते हुए देखा, तीनों बच्चे एक साथ चिल्लाकर अपने मम्मी पापा के पास दौड़ पड़े। रिया सबसे पहले दौड़कर अनिका की कमर से जाकर लिपट गई। रिया की हंसी और खुशी को देखकर अनिका को कम से कम इस बात की राहत थी कि बच्चों ने लकड़ी बाजार में जो कुछ भी देखा था वो उसे भूल चुके थे और फिर से अपने रूटीन लाइफ में जीने लगे थे। हालांकि अनिका खुद उस सदमे से अब तक बाहर नहीं आ पाई थी। अनिका से लिपटने के बाद रिया ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर पूछा, मम्मा, क्या आप जानती हैं कि शर्मिला दीदी ने हमारे साथ बहुत सारी मस्ती की है। उन्होंने हमें सांप सीढ़ी का गेम खिलाया। मैं तो अब तक यही समझती थी कि मोबाइल में खेली जाने वाली और वर्चुअल रियलिटी में खेली जाने वाली गेम्स ही अच्छी होती है और इंटरेस्टिंग होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडोर गेम्स में इतना मजा आता है। अरे ये मुझे पता होता तो हम हमारे घर पर भी इसी तरह का एक बड़ा सा बोर्ड लगा लेते और रोज
सांप सीढ़ी खेलते, फिर कितना मजा आता मम्मा। अनिका ने पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी देखा था उससे अभी भी वो गहरे सदमे में थी। मगर रिया की बात सुनकर अनिका बड़े ही प्यार से रिया के माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। हालांकि अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी, मगर रिया की बातों को सुनकर हल्की हल्की मुस्कान के साथ वो रिया की बातों में हामी भर रही थी। तभी रिया ने अपनी आवाज कुछ धीमी करते हुए रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, क्या आप जानते हैं, हमने सांप सीढ़ी की गेम 3 बार खेली, मगर हर बार की तरह इस गेम में मैं ही हर बार जीती। एलेक्जेंडर, आर्यन, यहाँ तक कि सनी चाचू मुझसे किसी भी गेम में हरा नहीं पाए। अब तो सबको ही पता है कि चाहे कोई भी गेम हो, जीतना तो मुझे ही है। हालांकि रोहित को रिया की खुशी देखकर काफी खुशी हो रही थी, मगर साथ ही साथ रोहित इस बात को लेकर शॉक भी था कि रिया शर्मिला के साथ अपनी दोस्ती को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। जब रोहित ने नजर उठाकर शर्मिला की ओर देखा तो शर्मिला धीरे से चलकर रोहित और अनिका के पास आई और धीमी और बड़ी ही प्यारी आवाज में अनिका और रोहित की ओर देखकर कहने लगी, सचमुच मैंने कभी सोचा नहीं था कि आजकल के बच्चे इतने ज्यादा टैलेंट हो सकते हैं। हमारे बचपन में तो हमने सिर्फ यही सुना था कि बच्चे या तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में, मगर आपके बेटे तो सचमुच एक गेमिंग चैंपियन है। मुझे सनी सर ने बताया था कि रिया छोटी सी उम्र में ही किस तरह से वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में अपना नाम बना चुकी है। इतना कहने के बाद शर्मिला ने आगे कहा, यहाँ तक कि सनी सर खुद भी रिया बेबी के सबसे बड़े फैन और सबसे बड़े फॉलोअर्स थे। सच कहूँ तो जब मैंने सनी सर की बात सुनी थी तब मुझे काफी अजीब लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा इस तरह की बड़ी बड़ी वर्ल्ड गेमिंग चैंपियनशिप कैसे जीत सकता था। मगर आज जब मैंने रिया बेबी को खेलते हुए देखा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रिया बेबी इज अ जीनियस। रिया ने जब शर्मिला के मुंह से अपनी ये तारीफ सुनी तब रिया के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रिया और शर्मिला से कुछ ही दूरी पर खड़े एलेक्जेंडर और आर्यन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि सांप सीढ़ी के खेल में किस तरह से कोई जीनियस बन सकता था। सांप सीढ़ी का खेल सिर्फ और सिर्फ नसीब के भरोसे खेला जा सकता था। पासों में जो नंबर आएगा उस नंबर के सहारे से हार जीत का फैसला होता था। इसमें टैलेंट की बात कहां से आ गई थी, ये बात एलेक्जेंडर और आर्यन की समझ के बाहर थी। वो दोनों मन ही मन इसी बारे में सोच रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि शर्मिला जो कुछ भी बोल रही थी उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं। वहीं शर्मिला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया अपने होंठ दबाकर अपना सिर फक्र से ऊंचा करके अपने पापा की ओर देखने लगी। ऐसा नहीं था कि रिया को अपने भाइयों को नीचा दिखाने में मजा आता था, मगर रिया का स्वभाव की लड़की थी जिससे उसकी अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद था। शर्मिला की बातें सुनने के बाद रोहित ने रिया को अपने पास बुलाकर शर्मिला की ओर देखकर कहा, वेल थैंक यू वेरी मच मेरी बेटी की इतनी तारीफ करने के लिए और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। आई मस्ट से यू आर क्विट गुड इन योर जॉब। पूरी तरह से पानी में भीगे हुए सनी ने जब रोहित की ये बात सुनी तब अपने दोनों हाथ एक दूसरे के पर रखकर ठिठुरता हुआ शरीर लेकर सनी रोहित के पास आया और कांपती हुई आवाज में रोहित से कहने लगा, रोहित भैया, शर्मिला ने ये सब जो कुछ भी किया है वो अपनी ड्यूटी का हिस्सा समझकर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होने के नाते किया है। जैसे ही सनी की ये बात आसपास खड़े लोगों ने सुनी सभी लोग चौंक कर सनी की ओर देखने लगे। शर्मिला ने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। तभी अपनी बात बदलते हुए सनी ने रोहित की ओर देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा मतलब है भैया, आप और अनिका भाभी दोनों बच्चों के साथ नहीं थे। ऐसे में बच्चों को एंटरटेन करना, बच्चों की देखभाल करना शर्मिला ने अपना फर्ज समझकर किया है। ये सब कुछ शर्मिला ने खुद अरेंज किया है। देखिए कितना बड़ा सांप सीढ़ी का बोर्ड बनवाया है। इतना कहकर सनी ने हाथ से अपने सामने की ओर इशारा किया जहां पर वो सांप सीढ़ी का बोर्ड बना हुआ था। सांप सीढ़ी के बड़े से बोर्ड पर नजर डालते हुए रोहित ने शर्मिला की ओर देखकर कहा, डेट इज वेरी थॉटफुल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मेरी रिया को इन सारी गेम्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वरना रिया तो हमेशा से यही समझती है कि गेम सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन पर खेली जाती है। आजकल की जनरेशन के बच्चों के लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि गेम इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन के बाहर भी खेली जाती है। जब रोहित ने देखा कि आर्यन और एलेक्जेंडर का शरीर पानी से भीगा हुआ था तब दोनों को अपने पास बुलाते हुए रोहित ने कहा, मुझे लगता है अब हमें कमरे में जाना चाहिए।
यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और तुम्हारे शरीर भी भीगे हुए हैं, तुम बीमार पड़ जाओगे। उससे पहले अपने कपड़े बदल लो और फ्रेश हो जाओ। इसके बाद रोहित ने सनी की ओर देखकर कहा, और सनी तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। तुम बोर्ड पर भी चढ़े थे या सारा वक्त तुमने पानी में ही गुजार दिया? रोहित की ये बात सुनते ही रिया ने हंसती हुई कहा, सनी चाचू जैसे ही जीरो से आगे बढ़ते थे उन्हें सांप काट लेता था और तुरंत उन्हें पानी में डुबकी लगानी पड़ती थी। सनी चाचू तो कभी 7 नंबर से आगे पहुंचे ही नहीं। इतना कहकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ठंड की वजह से सनी के दांत कांप रहे थे। दांतों के एक दूसरे से कटकटाने की वजह से सनी के मुंह से एक अजीब तरह की आवाज निकल रही थी। सनी की ऐसी हालत को देखकर शर्मिला को मन ही मन हंसी आ रही थी। वहीं अनिका बड़ी ही मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। सनी की ऐसी हालत देखकर रोहित ने सनी से कहा, अरे तुम जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो। अगर बीमार पड़ गए और तुम्हें अगर काम से छुट्टी लेनी पड़ी तो याद रखना तुम्हारी तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। रोहित की इस बात पर शर्मिला और रिया दोनों ही मुस्कुराने लगे। एलेक्जेंडर और आर्यन के कंधों पर टॉवेल रखने के बाद रोहित तीनों बच्चों को अपने साथ प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर ले जाने लगा। तभी अचानक रोहित ने नोटिस किया कि अनिका अभी भी उसी जगह पर खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोहित ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, अनिका। जैसे ही अनिका ने रोहित की आवाज सुनी, अचानक ही वो अपनी गहरी सोच से बाहर आई और रोहित की ओर देखकर कहने लगी, आप लोग ऊपर जाइए, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। अनिका की ये बात सुनकर रोहित और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए।